हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीसी में। आज से मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संसाधन के विषय में है। ये सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि संसाधन किसे कहते हैं। मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ कि प्रकृति में उपलब्ध वे सभी भौतिक एवं जैविक पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है संसाधन कहलाते हैं। देखिए, संसाधन का परिभाषा बड़ा आसान है। कोई पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं तो आप कहिएगा कि संसाधन जो होते हैं वे दो तरह की वस्तुएं होते हैं। एक होते हैं भौतिक और दूसरे होते हैं जैविक। पहला कौन? भौतिक और दूसरा जैविक। तो वैसा सभी भौतिक पदार्थ जिसका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। ठीक है, वैसा कोई भी पदार्थ, भौतिक पदार्थ जिसका उपयोग मानव करता है उसको संसाधन कहते हैं। साथ साथ वैसा सभी जैविक पदार्थ जिसका उपयोग मानव करता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भौतिक पदार्थ क्या होता है नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं समझाता हूँ। भौतिक पदार्थ का मतलब यह हुआ कि जिसमें जान नहीं हो, जीवन नहीं हो। जैसे कि अगर आप अभी मोबाइल लिए हुए हैं तो ये मोबाइल जो है इसमें जीवन नहीं है, ये सजीव नहीं है, तो यह एक तरह का भौतिक पदार्थ हो गया। अगर आप अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कुर्सी क्या हुआ? तो कुर्सी भी एक तरह का भौतिक पदार्थ हो गया। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें जीवन नहीं हो वो सब भौतिक पदार्थ कहलाता है। और जैविक पदार्थ का यह मतलब कि जिसमें कहीं ना कहीं जीवन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं जैविक पदार्थ। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भूमि लिखा हुआ है, तो भूमि में जो है वो किसी तरह का जीवन नहीं है, तो यह भौतिक पदार्थ हो जाएगा। मृदा है यानी कि मिट्टी, यह भी क्या हो जाएगा? भौतिक पदार्थ। जल भी हो जाएगा भौतिक पदार्थ। ठीक है, खनिज भी क्या हो जाएगा? भौतिक पदार्थ। लेकिन वनस्पति जो होगा, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, यह क्या होगा? तो यह होगा जैविक पदार्थ। उसी तरह से वन्य जीव लिखा हुआ है, वन्य जीव का मतलब वन में रहने वाला जीव, तो यह भी क्या होगा? जैविक पदार्थ, क्योंकि इसमें जीवन है। इसके अलावा जलीय जीव है ना, जलीय जीव मतलब जो जल में रहते हैं, जैसे मछली, तो मछली भी क्या हो जाएगा? जैविक पदार्थ। उसके बाद मानवीय जीवन यानी कि मानव जो है वह भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव जो है मानव के लिए ही उपयोग में आता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक मानव हूँ, और आप पढ़ के इससे ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो आप मेरा उपयोग कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो बस संसाधन जो है इसमें यही याद रखना है कि प्रकृति में उपलब्ध वे सभी भौतिक एवं जैविक पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी पदार्थ का उपयोग मानव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। संसाधन का डिफिनीशन जानने के बाद अब संसाधन के प्रकार को समझते हैं। तो संसाधन का जो प्रकार है वह कई आधारों पर है। जैसे कि आप पढ़े होंगे प्रकार में कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो पढ़े होंगे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एक ही दूसरा आधार पे होता है। एक पढ़े होंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तो यह एक दूसरा आधार पर होता है। तो उसी तरह से संसाधन जो है आधार के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति का आधार है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। यह सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। अब है कि कौन कौन? तो इसमें पहला है जैव संसाधन
और दूसरा है अजैव संसाधन। समझ गए? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो पहले हम लोग जैव संसाधन को समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि जैव मंडल से प्राप्त संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशु इत्यादि। तो जो भी संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैव मंडल का मतलब कि जिसमें जीवन हो, क्या हो? जीवन हो। तो जीवन जो भी जीव में होता है वो सब क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे मनुष्य में जीवन होता है तो मनुष्य जो है कैसा संसाधन हो गया? जैव संसाधन। वनस्पति आप समझ रहे हैं, पेड़ पौधा। मत्स्य मतलब मछली, पशु, ये सब के सब जो है जैव संसाधन कहलाएंगे। तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें जीवन हो वो सब जैव संसाधन कहलाएगा। ये सब जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। तो आप जैव संसाधन समझ गए। देखिए एग्जाम्पल को यहाँ पर समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो उसमें यही सब एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा। वहाँ लिख सकता है कि घोंघा, है ना, ये सवाल अगर आपसे पूछ दे कि घोंघा जो है, आप बताइए, कमेंट कीजिए कि घोंघा जैव संसाधन है या अजैव संसाधन। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए घोंघा जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है। तो हमें पता है कि आप लिखे होंगे जैव, क्योंकि घोंघा में जीवन होता है। अब हम लोग अजैव संसाधन की बात करते हैं। तो अजैव संसाधन में कहता है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ जैव संसाधन में क्या हो गया? जैव मंडल से प्राप्त, यानी कि सजीव वस्तुएं, जो भी सजीव हैं वो सब होंगे किसमें? जैव संसाधन में। और जो भी निर्जीव वस्तुओं का समूह है वो सब क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन। इसका एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है चट्टानी। चट्टान आप समझ रहे होंगे, इंग्लिश में इसको रॉक बोलते हैं। तो ये सब जो है चट्टान जितने भी होंगे ये सब क्या होंगे? अजैव संसाधन। उसके बाद धातु भी आप लोग समझते हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? ये सब धातु है। तो ये सब के सब अजैव संसाधन है, क्योंकि ये सब निर्जीव है। उसके बाद खनिज। तो खनिज के मतलब जो धरती के अंदर से आता है। धरती के अंदर से यही मतलब नहीं कि आलू धरती के अंदर से आदमी निकलता है, धरती के बहुत अंदर से। जैसे कि कोयला आप सुने होंगे, कोयला धरती के बहुत अंदर से आता है। कोयला के बाद पेट्रोलियम सुने होंगे, है ना, जो भी डीजल, पेट्रोल ये सब निकलता है, ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो हुआ, ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं तो सिर्फ आप इतना बता दीजिएगा कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, तो अगर पूछे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो आपको याद रखना है उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। इससे पहले हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, यही 2 तरह के। और यहाँ उपयोगिता के आधार पर है, तो उपयोगिता के आधार पर एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले हम लोग नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य प्राणी इत्यादि। देखिए नवीकरणीय संसाधन में क्या है, इसको मैं इधर समझाता हूँ। कभी भी आपसे कोई पूछे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं बताइए, तो आप बताएंगे कि जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो पुनः प्राप्त करना है तो पुनः प्राप्त कैसे होगा? तो ये 3 विधि से प्राप्त हो सकता है। कौन कौन विधि से? एक भौतिक विधि से प्राप्त हो सकता है, दूसरा रासायनिक विधि से प्राप्त हो सकता है और तीसरा यांत्रिक विधि से प्राप्त हो सकता है। अगर कोई भी संसाधन भौतिक, रासायनिक या आंतरिक, तीनों में से किसी भी विधि से प्राप्त हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन।
जैसे कि सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा में एक सौर प्लेट होता है, और सौर प्लेट से हम लोग क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो सोलर प्लेट आप देखे होंगे, सोलर प्लेट से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, बार बार जब मन करता है तब तक हम उसको प्राप्त करते रहते हैं। तो इसको प्राप्त हम कर सकते हैं, तो इसलिए सौर ऊर्जा क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। फिर पवन ऊर्जा, तो पवन मतलब हवा। पवन ऊर्जा बहुत सारे राज्यों में जो है पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे एक तमिलनाडु राज्य है, तो यहाँ पवन ऊर्जा चल रहा है, तो पवन ऊर्जा भी क्या है, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। इसको बार बार जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। जल है ना, जल जो है देखिए बहुत मात्रा में है, इसका उपयोग हम लोग बार बार कर पाते हैं। विद्युत करंट, जल से ही करंट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद वन यानी कि जंगल, और वन्य प्राणी यानी वन में रहने वाला प्राणी, तो ये सब जो है बार बार प्राप्त होता है। जैसे वन्य प्राणी की बात कीजिएगा तो जैसे शेर है, तो शेर जंगल में रहता है तो मर जाता है, तो फिर वो क्या करता है, फिर प्रजनन करके नया उसका बच्चा पैदा हो जाता है। तो इस तरह से नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जबकि इसी का उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो यह सवाल अगर पूछे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, कौन संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो उनके बनने में या तो लाखों वर्ष लग जाते हैं अथवा वे दोबारा बन ही नहीं पाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें कहता है कि अगर एक बार समाप्त हो गया तो उसके बनने में लाखों वर्ष लगेगा या फिर वो बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। तो आप अंतर भी समझ गए होंगे। ये देखिए ये सब थ्योरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है परिभाषा के रूप में और अंतर करके भी पूछ सकता है। आप अंतर में लिख दीजिएगा इसी बात को कि इसको नवीकरणीय संसाधनों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं या फिर वे बन ही नहीं पाएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में जैसे आप सुने होंगे एलपीजी गैस का नाम, है ना। एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सब है फिक्स है, अभी जो सिलेंडर में भरा के हम लोग लाते हैं वो कौन सा गैस है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो है जब समाप्त हो जाएगा तो ये आसानी से नहीं बनेगा, फिर इसको बनने में लाखों साल लगेगा। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का और एग्जाम्पल है कोयला। तो कोयला भी धरती के अंदर से आता है तो वो फिक्स मात्रा में है, ऐसा थोड़ा ना है कि वो बनते ही रहता है ना। जितना कोयला वो निकलता है उतना कोयला अंदर घट जाता है, तो इसको फिर बनने में आसानी नहीं है, बहुत इस सब का बनना बहुत मुश्किल होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं तब जाकर ये सब बनता है। तो एलपीजी, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल हुआ। तो इस सब को बनने में बहुत समय लगते हैं या फिर बन भी नहीं पाएंगे, तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है, सिर्फ 2-4 बातों को याद रखना है कि नवीकरणीय संसाधन को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा, तो किसी भी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा। जबकि अनवीकरणीय इसका उल्टा हो गया, इसको कोई प्रक्रिया लगा दीजिएगा, है ना, ये दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं होगा, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ये हो गया उपयोगिता के आधार पर। तो 2 आधार पर हम लोगों ने देख लिया, उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। इस स्वामित्व के आधार पर जो है वो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब तक जो दोनों आधार था उसमें 2-2 प्रकार के थे, लेकिन स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब तक क्या क्या पढ़े हम लोग, उत्पत्ति। तो पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, तो क्या बताएंगे, 2 प्रकार के। फिर पूछेगा आपसे कि उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के, तो उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन होता है, तो एक हमने बताया जैव संसाधन, दूसरा क्या, अजैव संसाधन, है ना। जब मैं पूछूं तो आप लोग बोलिएगा, है ना, मोबाइल के सामने बोलिएगा, जैसे क्लास में बोलते हैं उसी तरह से। उस तरह से उपयोगिता के आधार पर पूछेगा तो 2 प्रकार कौन कौन, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। समझ गए। जो सजीव होता है, जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसको जैव संसाधन बोलते हैं, और जो निर्जीव
संसाधन का समूह है, निर्जीव वस्तुओं का समूह है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। नवीकरणीयों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और नवीकरणीयों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीयों को बनने में बहुत समय लगता है कि कम समय लगता है, तो आप कहेंगे कि कम समय लगता है, और अनवीकरणीयों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके, ये स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के मतलब क्या होता है, मालिकाना बात हो गया यहाँ। स्वामी मतलब मालिक। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको आराम से समझिए। व्यक्तिगत संसाधन में कहता है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी मतलब पर्सनल बात हो गया है ना। तो निजी व्यक्ति का आधार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बाग बगीचा, कुआं, तालाब इत्यादि। ठीक है, तो ये सब हो गया निजी संसाधन। तो जिस पर किसी खास व्यक्ति का मतलब अधिकार हो। जैसे कि आप गांव में देखते होंगे किसी व्यक्ति को मतलब बाग बगीचा होता है, जिसको हम लोग गाछी कह देते हैं कि आम के गाछी है। ठीक है, किसी को लीची के गाछी रहता है, तो उसका पर्सनल है ना। जब आप जाते होंगे और उसके लीची की गाछी में से 5 गो लीची तोड़ लेते होंगे, तो उसको तो आपको भर पेट कर आता होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका निजी है। निजी जो संसाधन है उस पर उसका निजी अधिकार होता है, खास व्यक्ति का अधिकार होता है। किसी का कुआं होता है अपना दरवाजा पर, अब तो कुआं नहीं रहता है, पहले के ज़माने में लोग कुआं खुदवाते थे। इसके अलावा तालाब यानी कि पोखर, तो तालाब भी रहता है, उसमें लोग मछली छोड़ते हैं, तो उस पर निजी अधिकार होता है। आप जो है उसमें जाते हैं तो बिना परमिशन के आप जो है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हो गया आपको कौन सा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। तो जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। नाम में ही लगा हुआ है व्यक्तिगत। अब बात करते हैं सामुदायिक। तो सामुदायिक संसाधन में देखिए लिखा हुआ है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे शमशान, मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क इत्यादि। तो इसको इस तरह से समझिए कि जिसमें किसी खास समुदाय का अधिकार हो। कोई पूछे सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, आप कहना कि जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, खास समुदाय का। निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन, और खास समुदाय का अधिकार होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। जैसे कि शमशान घाट आप देखे होंगे, है ना। तो शमशान घाट अगर आप देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही व्यक्ति नहीं है कि वहाँ जाकर जो है मुर्दा को जला रहा है। वहाँ पर जो है ढेर सारे लोग जाते हैं, है ना। तो वो हो गया सामुदायिक संसाधन। इसके अलावा मंदिर, है ना। मंदिर में देखिएगा कि उसमें समुदाय, खास समुदाय के लोग जाएंगे। सभी हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाते हैं। फिर हो गया मस्जिद। तो मस्जिद में आप देखते हैं कि जो भी मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं। ठीक है, तो उसमें समुदाय का अधिकार है। सार्वजनिक पार्क भी होता है, इसमें कुछ खास लोग जाते हैं। शहर में देखिएगा तो पार्क होता है। तो ये सब हो गया आपको सामुदायिक संसाधन। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन की। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो राष्ट्रीय संसाधन में देखिए लिखा हुआ है कि किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर पाए जाने वाली समस्त संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है ना। देखिए राजनीतिक सीमा के अंदर, जैसे भारत का मैप आप देखे होंगे, है ना, इस तरह से है भारत का मैप। मैं शॉर्टकट बना देता हूँ, है ना। ये भारत का मैप मैं अच्छा नहीं बना पाया, लेकिन आप भारत का मैप देखे होंगे। तो भारत का जो मैप होगा, जो उसका बाउंड्री लाइन होगा चारों तरफ से, तो बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी संसाधन पाया जाएगा उस सबको क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब देश की सीमा रेखा के अंदर, राजनीतिक सीमा जो देश की होती है उसके अंदर पाए जाने वाले समस्त संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसका जैसे अगर आप जानना चाहें तो जैसे कि मतलब मैंने क्या कहा कि देश की सीमा के अंदर जो भी है इस सब के सब राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ आप लिख सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि आगरा का ताजमहल है, तो आगरा का ताजमहल देश के अंदर है, तो ये जो है क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो इसमें कहता है कि ऐसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है ना। मतलब कुछ ऐसा जगह है, जैसे कि मान लीजिए कि हिंद महासागर है ना, तो हिंद महासागर है तो इसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा, है ना। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है उस पर नियंत्रण रखती है, किसी खास देश का उस पर अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। तो ये हो गया किस आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एक नया आधार। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछेंगे, है ना, कि सर इस चीज़ को नहीं समझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ये 8 विषय है, तो 8 विषय जो है ज़्यादातर याद करने वाला होता है, इसको ज़्यादा आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी कि आपको समझ में आए, याद हो जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी बात नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रश्न हो माइंड में, तो जैसे आप ऑफलाइन क्लास में कोचिंग में जाकर पूछते हैं, उसी तरह से यहाँ भी पूछिए। तो चलिए अब विकास के आधार पर बात करते हैं। तो पूछा कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसमें पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। किस आधार पर, विकास के आधार पर। तो पहले हम लोग संभावी संसाधन को समझते हैं। इसका परिभाषा है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग अब तक नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, संभावी, यहाँ शब्द में लगा हुआ है कि संभावना वाला बात है। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग अब तक नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में इसके उपयोग होने की संभावना है, ठीक है। अब तक उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी लग रहा है कि इसका उपयोग हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, है ना। हिमालय पहाड़ का नाम आप लोग सुने होंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़। तो हिमालय क्षेत्र में जो खनिज है वह अभी तक निकला नहीं है ना, लेकिन अब संभावना बन रही है कि उसके अंदर से भी हम लोग, पहाड़ के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे खनिज को हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हिमालयी क्षेत्र का खनिज क्या हो गया, ये हो गया आपको संभावी संसाधन। इसके अलावा राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग। 2 राज्य है भारत में, राजस्थान और गुजरात, जहाँ पवन ऊर्जा यानी कि हवा से प्राप्त ऊर्जा और सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, तो इन दोनों को भी उपयोग की संभावना है। अब तक उपयोग की नहीं गई है, लेकिन इसका उपयोग हो सकता है। तो ये क्या हो गया, संभावी संसाधन हो गया आपको। तो मुझे लगता है कि संभावी संसाधन आप समझ गए। इसमें 2 बात याद रखना है कि अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है। कोई पूछेगा कि संभावी संसाधन का उपयोग अब तक हुआ है, तो आप कहेंगे कि ना, अभी तक नहीं हुआ है। पूछेगा कि फ्यूचर में हो सकता है, तो हाँ, एकदम लगा है, अब हो जाएगा उपयोग। तो ये हो गया आपको संभावी संसाधन। अब है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहते हैं, इसमें लिखता है कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी किया जा रहा है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। विकसित के मतलब कि वो प्रयोग में आ रहा है। तो इसमें 2 बातें रखना है कि जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वेक्षण की मतलब कि वो कहाँ है, इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, कहाँ है और कैसे निकाला जाएगा, ये सब पता हो चुका है। और जब ये पता हो गया कि कहाँ है, तो अब उसका उपयोग भी होगा, तो इसका उपयोग भी हो रहा है। तो पूछेगा कि विकसित संसाधन का उपयोग हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है। संभावी संसाधन में क्या हमने पढ़ा था कि संभावी संसाधन का अब तक उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन विकसित का भी उपयोग हो रहा है। जैसे नदियाँ, है ना, तो बहुत सारी नदी है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, तो इन सब नदियों के जल का प्रयोग हो रहा है। तो ये हो गया विकसित संसाधन। झील, बहुत सारा झील आप सुने होंगे, बुलर झील, सांबर झील, चिल्का झील, तो सब झील का भी उपयोग हो रहा है। जंगल, तो जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ काट के लोग लाते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपको, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का एग्जाम्पल पूछे तो वैसा जो भी वस्तु जिसका उपयोग वर्तमान में आप कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल क्या हो गया,
मोबाइल एक तरह का विकसित संसाधन हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए विकसित संसाधन। अब आगे है भंडार संसाधन कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं। तो भंडार संसाधन पूछेगा आपसे कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वैसा संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है परंतु सही तकनीक के विकसित न हो पाने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। देखिए, इसका प्रचुरता में उपलब्ध है। प्रचुरता मतलब क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा। प्रचुरता शब्द का क्या मतलब? बहुत अधिक मात्रा में। तो वैसा संसाधन जो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है लेकिन सही तकनीक उसके लिए विकसित नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए विकसित नहीं हुआ है और इसी वजह से उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो भंडार संसाधन के विषय में 2-4 बातें आपको याद रखनी है। तो ये आपसे पूछे कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि यह प्रचुरता में उपलब्ध है। प्रचुरता का क्या मतलब? बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो क्या इसका उपयोग हो रहा है? फिर आपसे पूछेगा कि जब प्रचुरता में उपलब्ध है, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो उसका उपयोग हो रहा है? तो कहेंगे ना, इसका उपयोग नहीं हो रहा है। फिर आपसे पूछेगा क्यों उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप बताएंगे कि इसके लिए तकनीक विकसित नहीं हुई है, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो अब तक विकसित नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ भंडार के रूप में पड़ा हुआ है, समझ गए? मतलब है बहुत अधिक मात्रा में लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए तकनीक नहीं अभी तक खोजी गई, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ। तो ये भंडार में है, फ्यूचर में जब तकनीक बनेगी तब इसका उपयोग होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ईंधन है ना, अपने यहाँ LPG का उपयोग हो रहा है, CNG का उपयोग हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सही तकनीक का विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम लोग संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन जब पूछेगा कि संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ कि संचित कोश संसाधन किसे कहिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है संचित कोश कि ऐसे संसाधन जो प्रचुरता में उपलब्ध है और उपलब्ध तकनीक के आधार पर इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, संचित कोश संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन वन में या बांधों के जल के रूप में संचित होते हैं। ये देखिए, ये भंडार और संचित कोश में थोड़ा सा अंतर है। यह भी प्रचुरता में उपलब्ध था और ये जो संचित कोश है यह भी प्रचुरता में उपलब्ध है। फर्क सिर्फ इतना है कि भंडार संसाधन के लिए सही तकनीक का विकास नहीं हुआ है लेकिन संचित कोश संसाधन के लिए तकनीक का विकास हो चुका है। तो भंडार संसाधन का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है और संचित कोश संसाधन का उपयोग वर्तमान में हो रहा है। इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो आप बताएंगे वन में या बांधों में के जल के रूप में जो भी चीज संचित है ये सब होगा संचित कोश संसाधन। चलिए, अब एक सवाल और है, फिर इस चैप्टर से जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, फिर हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सब्जेक्टिव में होता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संरक्षण एक शब्द है, संरक्षण। ये संरक्षण का मतलब क्या होता है कि उसको खराब नहीं होने देना, उसको बचा के रखना। तो संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है ये आपसे पूछ रहा है। इसका जवाब देख लीजिए, लिखता है कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसका परिभाषा हो गया। अगर पूछे संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, कि इसका उपयोग जो करना है, जो कोई भी संसाधन है, जैसे आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल को क्या करते हैं? सही से उपयोग करते हैं। चार्ज में लगाना है तो एकदम अच्छे से रखते हैं उसको, ऐसा नहीं कि कहीं लगा दिए कि कोई चुरा कर भाग जाए उसको, है ना। उसको जो है गंदा होता है तो उसको अच्छा से कपड़ा से लेकर साफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी में फेंक देते हैं कि पानी में उसको धो के साफ कर देते हैं। तो इसका विवेकपूर्ण उपयोग आप कर रहे हैं, सही से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, नियोजित एवं विवेकपूर्ण। आपके फ़ोन में अगर 1.5 GB डेटा रहता है तो आप जो है इसको रात तक बचा के रखते हैं, इसको सही से यूज करते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही हुआ विवेकपूर्ण उपयोग। तो संसाधनों का जो है नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है?
संसाधन संरक्षण कहलाता है। लिखता है आगे कि पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं। मैंने अनवीकरणीय संसाधन शुरू में पढ़ाया है अभी। तो जीवाश्म ईंधन जो है यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या हुआ? जीवाश्म ईंधन। तो ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते। जब पृथ्वी के अंदर का जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा तो खत्म है, फिर उसको बनने में तो मैंने बताया कि लाखों वर्ष लगते हैं। तो इन संसाधनों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल से बाइक चलाते हैं और बाइक का बहुत मिसयूज करते हैं। थोड़ा दूर भी जाना होता है तो बाइक का उपयोग करते हैं। अब तो गांव में आप देखते हैं कि धान का बोझा भी जो है लोग बाइक से ढो लेते हैं। पहले सर पे ढोया जाता था उसको, या फिर लोग बैलगाड़ी से ढोते थे। अब जो है क्या होता है, लोग गाड़ी से ही ढो लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मतलब अनवीकरणीय संसाधन का मिसयूज है। तो इसका सही से उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही संसाधन संरक्षण है। आगे है कि विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए, सतत मतलब कि विकास लंबे समय तक हो सके, ऐसा नहीं कि तुरंत विकास हुआ फिर खत्म हो जाए सब। ठीक है, तो विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। ठीक है, तो अगर विकास लंबे समय तक जारी रखना है तो जो भी संसाधन हमारे पास है उसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। अपने बुद्धि विवेक से उसका उपयोग करना चाहिए, लंबे समय तक करना चाहिए। ऐसे कई संसाधन हैं जिसका अविवेकपूर्ण उपयोग बेरोजगारी एवं गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाती है ना। मतलब ऐसे कई संसाधन जिसका अविवेकपूर्ण उपयोग यानी सही से उपयोग न करना, तो सही से उपयोग नहीं होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी आएगी, समाज में क्या आएगी? बेरोजगारी, और गरीबी भी आएगी, है ना। जैसे मैं समझाता हूँ कि बेरोजगारी और गरीबी कैसे आएगी। जैसे अभी जो है आप देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर जहाँ मनुष्य को काम करना चाहिए वहाँ पर मशीन काम कर रहा है। जैसे रोबोट आप सुने होंगे, है ना, रोबोट। तो मनुष्य के जगह पर मशीन आ गया, रोबोट आ गया। तो ये रोबोट से जब काम हो जाएगा तो ये जो मनुष्य जो उस काम को कर रहा था वो क्या हो जाएगा? वो बेरोजगार हो जाएगा। तो बेरोजगार हो जाएगा तो अमीर बनेगा कि गरीब बनेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब बेरोजगार हो गया तो गरीब हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये गरीब हो गया तो ये जो आदमी था गरीब हो गया, लेकिन जो मशीन लाया कंपनी का मालिक, ये क्या हो जाएगा? तो इसको तो सैलरी नहीं देना पड़ रहा है तो ये अमीर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंपनी का मालिक है वो अमीर हो जाएगा और जो काम फैक्ट्री में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? गरीब और बेरोजगार हो जाएंगे। तो समाज में क्या आएगी? असमानता। कुछ लोग बहुत अधिक अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत अधिक गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ, तो इसलिए कहा गया है कि संसाधन का संरक्षण जो है बहुत अधिक आवश्यक है। हमें लगता है कि आप लोग इतना समझे होंगे, है ना। ये 8 सब्जेक्ट है, इसको इसी तरह से पढ़ना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में भी आया या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस सब का नोट्स बनाकर इसको याद करेंगे। इसमें जो भी सवाल आपके मन में है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट में ही जवाब दूंगा। और अगर हमें लगे कि इसके लिए वीडियो बनना चाहिए तो फिर मैं वीडियो बना के इसका जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।